Hi friends and dear students, I am Shalu Sharma. Welcome you all to my YouTube channel SS Pediatrics. I hope you all were doing well. So my today's topic which is I am going to discuss with you in my today's lecture, that is Hirschsprung's disease. I hope आप लोगों ने नाम सुना होगा. Hirschsprung's disease is also known as a megacolon and it is a disorder of gastrointestinal tract और gut का disorder भी हम इसे कहते हैं. बेसिकली हिस्प्रंग डिजीज़ को हम मेगाकोलोन क्यों कहते हैं, इस डिफेक्ट में हिस्प्रंग डिजीज़ में भी कॉन्जेनिटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, वो इन डिटेल में आपको लेक्चर में बताऊंगी. बट इस डिफेक्ट में हमारे पास गैंग्लियोनिक सेल्स जो हैं, देयर इज़ अब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन द सबम्यूकोसा एंड मेसेंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द इंटेस्टाइन, और ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ दोज गैंग्लियोनिक सेल देयर इज़ अ लैक ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन द गट. So peristalsis movement जब कम हो जाती है, then there is a functional obstruction in the intestine. Due to that obstruction, there is a accumulation of feces and the gaseous substances in the intestine, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जिस एक पोर्शन पे ये डिफेक्ट होता है जहाँ पे ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट absent होती है, there is absence of ganglionic cells, तो वहाँ पे accumulation जब हो जाती है तो there is a enlargement of that portion, and that enlargement is known as mega, and that enlargement is in the colon portion. That is why this Hirschsprung disease is known as megacolon. So in detail topic में बताती हूँ आपको. So let's start with the topic Hirschsprung disease, which is also known as megacolon. So start with the topic Hirschsprung disease. As I told you in the introduction, Hirschsprung disease is also known as a megacolon. तो आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक साइड पे हमारे पास नॉर्मल सिग्मॉइड कोलोन है और एक साइड पे जो अफेक्टेड एरिया दिखाया गया है, यहाँ पे एनलार्जमेंट हो चुकी है कोलोन की. सो ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसका पैथोफिजियोलॉजी है, प्रोसेस है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं. सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ हिर्शस्प्रंग्स डिजीज़. हिर्शस्प्रंग्स डिजीज़ इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द गट caused due to congenital absence of ganglionic cells in the submucosal and mesenteric plaques of intestine. So basically यहाँ पे क्या होता है, there is a absence of ganglion cells. ठीक है, अगर ganglion cells होते हैं तो नॉर्मल एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, वो पास ऑन होती है और मसल्स को मैसेज कन्वे करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. देयर इज़ अ पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट इन द इंटेस्टाइन. बट अभी यहाँ पे नहीं है, किसी एक पोर्शन पे कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है, किसी एक पोर्शन पे वो अब्सेंट होते हैं इन द सबम्यूकोसा एंड मेसेंट्रिक प्लेक्स ऑफ द इंटेस्टाइन, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेगाकोलोन. वो क्यों होता है मैंने आपको बताया, क्योंकि उसका साइज इंक्रीज हो जाता है कोलोन का. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेगाकोलोन और कॉन्जेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन. नेक्स्ट इज द इंसिडेंस. 1 in 5000 लाइव बर्थ. अगर हम देखें इसका इंसिडेंस रेट, तो 5000 लाइव बर्थ में से एक जो बेबी होगा उसको चांस होता है कि उसे हिर्शस्प्रंग डिजीज़ हो, एंड इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स देन द फीमेल्स. एंड थ्रू रिसर्च इट इज़ सजेस्टेड दैट इट इज़ कॉज्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन 2 proteins which is encoded by 2 genes. So these are the 2 genes. Next is the pathophysiology. ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स, अब हमारे पास इंटेस्टाइन के किसी एक पोर्शन में गैंग्लियोनिक सेल्स जो है वो अब्सेंट हैं. एज आई टोल्ड यू, उनकी अब्सेंस की वजह से वहाँ पे एक नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है वो वहाँ पे नहीं हो पाती है इन दैट पर्टिकुलर अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन वेयर देयर इज अ अब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स. एंड due to the absence of peristalsis movement in that affected portion of the intestine, there is a functional obstruction of the कोलोन. क्योंकि अभी वहाँ पे वो पर्टिकुलर पार्ट जो है इंटेस्टाइन का, वेदर में भी एक कोलोन, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम कोलोन में ये डिफेक्ट देखने को मिला है, तो वहाँ पे फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया क्योंकि वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है अच्छे से. वो जो भी हमारा फीकल मटेरियल जो कंटेंट है उसे आगे पास ऑन नहीं कर पा रहा है फॉर द एलिमिनेशन. So due to that reason there is a accumulation of gas and feces to the proximal to the defect. जहाँ पे डिफेक्ट होगा उससे पीछे का जो पार्ट है वहाँ पे सब चीज़ें accumulate हो जाएंगी, आगे नहीं जा पा रहा है. And due to that reason there is a enlargement of the colon occurs, and that is why this is known as megacolon. There is a increase in the size of the colon. There is an enlargement of the colon. That is why this is known as a megacolon.
नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर। अभी बॉडी में ये फंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसकी वजह से क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं न्यूनेट में, इन्फेंट में। देर इज़ अ फेलियर टू पास म्यूकोनियम। सो नॉर्मली बेबी जो है वो विदिन 24 आवर्स उसे पास करना चाहिए फर्स्ट स्टूल विच इज़ नोन एज म्यूकोनियम, बट अगर वो पास नहीं कर पा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हिर्स्पंग डिजीज़ इज़ वन ऑफ द रीज़न ड्यू टू दैट कि वो जो हमारे पास बेबी है वो स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, बट और भी रीजंस हो सकते हैं, बट ये हमारे पास एक क्लिनिकल फीचर इसमें आता है। एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अगर हम बच्चे को कॉन्टिन्यूसली ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं जैसे कि नॉर्मली करते हैं तो वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है क्योंकि अकोमुलेशन हो रहा है, पास ऑन, और बॉडी से एलिमिनेट कुछ नहीं हो रहा है। एंड देयर इज़ अ बाइल स्टेन वॉमिटिंग, क्योंकि अभी वो डिस्टेंशन की वजह से आगे पास ऑन नहीं होगा तो वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी, बेबी में गो इन द शॉक, एंड देयर इज एपिसोड्स ऑफ डायरिया एंड द कॉन्स्टिपेशन। इन ओल्डर चिल्ड्रन, अगर ओल्डर चिल्ड्रन में होता है, ज़रूरी नहीं है कि, वैसे तो कॉन्जेनिटल कंडीशन ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कभी ऐसा होता है कि किसी एक बच्चे को कोई और प्रॉब्लम हो जिसे करेक्ट करने के लिए कभी उसका कोई सर्जरी हुआ है जिसमें कभी कोलोस्टोमी किया है या कोई और सर्जरी उसकी हुई है, जैसे एनाटॉमिकल मालफॉर्मेशन था उसको करेक्ट करने के लिए कोलोस्टोमी किया है, कुछ और कोई सर्जरी उसकी हुई है और उस सर्जरी के टाइम पे उसका किसी एक पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन पे वहाँ से कुछ नर्व एंडिंग्स या कोई एक पोर्शन वहाँ पे डैमेज हो गया या कट डाउन हो गया, जिसकी वजह से अभी वो वहाँ पे नॉर्मली जो गैंग्लियन सेल्स होने चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, तो वो एक हमारे पास एक्वायर्ड कंडीशन बन जाती है कि किसी का उस सर्जिकल हिस्ट्री, किसी हिस्ट्री की वजह से वो कंडीशन अराइज हुई उसके पास लेटर ऑन चल के मेगाकोलोन की। सो दैट इज़ वाई ये हमें ओल्डर चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा, अदरवाइज न्यूनेट और इन्फेंट में ही हम इसको स्टार्टिंग टाइम पे डायग्नोज कर पाते हैं। सो इन ओल्डर चिल्ड्रन कॉन्स्टिपेशन विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड व्हेन स्टूल पास्ड आउट, जो हम स्टूल बच्चा पास करेगा उसकी फॉल स्मेल होगी और कंसिस्टेंसी उसकी डिफरेंट होगी एंड मालनरिश्ड और एनेमिक होगा बच्चा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एज आई टोल्ड यू कि नॉर्मली बच्चे को 24 आवर्स के अंदर बच्चे स्टूल पास कर देते हैं और फिर भी अगर एटलीस्ट 48 आवर्स तक वेट किया फिर भी बेबी ने जो है वो स्टूल पास नहीं किया है, देन देर इज़ अ चांस दैट द बेबी मे हैव द हिर्स्पंग्स डिजीज़। एंड रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, पालपेट करेंगे उसका एब्डोमेन को अच्छे से, एंड रेक्टल मैनोमेट्री, बेरियम एनीमा देंगे और रेक्टल बायोप्सी के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। देन केयर क्या करेंगे हम, मेडिकल केयर हम इसको मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं। आवर जनरल गोल ऑफ मेडिकल केयर फर्स्ट इज टू ट्रीट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड और अनट्रीटेड हिर्स्पंग डिजीज, जिसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है या भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो हमें आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट करने की कोशिश करनी है, या हमें लगता है कि अभी हम इसका इमीडिएटली सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं वो तो उसकी वजह से क्या फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसे हमें मैनेज करना चाहिए। एंड टू इंस्टीट्यूट टेम्परेरी मेजर्स जो हम कर सकते हैं अनटिल कोई डेफिनेटिव रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हम ना कर पाएँ बेबी के ऊपर, तो उससे पहले हमें कुछ उसका टेम्परेरी मेजर्स उसमें करने चाहिए बेबी के लिए टू मैनेज द बाउल फंक्शन आफ्टर द रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। सो दीज आर आवर जनरल गोल्स ऑफ मेडिकल केयर। मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस में हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू रीएस्टैब्लिश द नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द न्यूनेट एंड प्रिवेंटिंग द बॉवल ओवर डिस्टेंशन जो उसको हो रहा है, एंड मैनेजिंग द सेप्सिस, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अकोमोडेट हो रही हैं इनसाइड द इंटेस्टाइन, एंड वी गिव द इंट्रावेनस हाइड्रेशन, नेजोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स एंड रिमेन द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ द इनिशियल मेडिकल मैनेजमेंट। तो जो मेन हमारा यहाँ पे हम करते हैं वो है दैट इज़ द इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स हम बच्चे को देंगे, एंड कोलोनिक लेवास हम इसमें कर सकते हैं, एंड बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन देंगे विच मे हेल्प टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नेजोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, इंट्रावेनस फ्लूइड्स एज आई टोल्ड यू, तो वो सब हम इसमें देंगे और कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कर सकें, ये मोस्टली हमारा गोल होगा। एंड इंजेक्टिंग द नॉन रिलैक्सिंग इंटरनल स्फिंक्टर मैकेनिज्म विद बोटुलिनम टॉक्सिन्स हम इसमें दे सकते हैं जिसकी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं विच में जो हेल्पफुल होता है टू इंड्यूस अ मोर नॉर्मल पैटर्न ऑफ बाउल मूवमेंट को, स्पेशली इन केस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हम ये करके देखते हैं। और मेडिकल केयर में हम इसमें जो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम द सेप्सिस इज द एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल, और इसका एडल्ट और पीडियाट्रिक की डोजेस डिफरेंट होती हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
टॉक्सिन्स का यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मोस्टली हम पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में ये देते हैं और ये बहुत अच्छा एक नॉर्मल बाउल पैटर्न बनाने में हेल्पफुल होता है, जिसमें बोtulinum टॉक्सिन टाइप ए का हम देते हैं। और इसका मेन यही होता है कि जो हमारे रिसेप्टर की जो साइट्स होती हैं वहाँ पे जाके ये टॉक्सिन जो है वो बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जो मोटर नर्व टर्मिनल्स हैं वो वहाँ के रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और वहाँ पे एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज़ होना है उसको वो स्टॉप कर देता है, एंड विच इन टर्न इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस इन द न्यूरोमस्कुलर टिश्यूज। और इसकी भी डोजेस डिफरेंट हैं। देन सर्जिकल केयर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है। टेम्परेरी हम उसमें सिर्फ यही कर सकते हैं कि उसको नेज़ोगैस्ट्रिक के थ्रू डिकम्प्रेस किया, उसको क्लीन किया, लेवास किया, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स इंट्रावेनस फ्लूइड दे सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं। बट सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द मस्ट, वो हमें उसका करना पड़ेगा। सो फॉर दिस वी हैव टू फर्स्ट इज टू डाइवर्ट इन द कोलोस्टोमी। एट टाइम ऑफ डायग्नोसिस से पता चलता है तो कोलोस्टोमी करना पड़ेगा। एंड वंस द चाइल्ड ग्रोज एंड वेट गेन द वेट मोर देन 10 kg तो हम उसका एक डेफिनेटिव रिपेयर, जो सर्जिकल रिपेयर है वो हम उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। एंड इन 1949 Swenson is one of the surgeon who described the first consistent definitive procedure for this Hirschsprung disease and rectosigmoidectomy with कोलोवेनल एनास्टोमोसिस। सिंस देन उसके बाद से बहुत सारे और चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं और उसके साथ इसमें ड्यूमेल और सोव्स टेक्निक भी ऐड हुआ है स्वेंसन के साथ। फॉर न्यूनेट्स हु आर फर्स्ट ट्रीटेड विद अ डाइवर्टिंग कोलोस्टोमी, तो उनके लिए हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ उसको बच्चे में पहले हम कोलोस्टोमी कर देंगे एंड आफ्टर दैट जो भी हम देखेंगे कहाँ पे किस एरिया तक जो है वो गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे हम करेंगे और जहाँ से वो साइट होगी सर्जरी की वो हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कन्फर्म करके। सो द 3 मोस्ट commonly performed definitive repairs as I told you, Swenson, Duhamel and Soves procedure, और ये सभी पुल थ्रो प्रोसीजर हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोलोस्टमी हम करेंगे जो हमारा फंक्शनल पार्ट है, जहाँ तक नॉर्मल गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे हम कोलोस्टमी करेंगे सो दैट वहाँ के थ्रू हम स्टूल को बाहर बॉडी से एलिमिनेट कर सकें, वहाँ से स्टूल को निकाल सकें और नेक्स्ट उसके आगे का जो पोर्शन है उसके ऊपर फिर हम लेटर ऑन सर्जरी परफॉर्म करके उसको रिपेयर करेंगे। सो स्टार्ट जो फर्स्ट है हमारे पास दैट इज स्वेंसन प्रोसीजर। स्वेंसन प्रोसीजर वॉज द ये फर्स्ट हमारे पास एक ओरिजिनल पुल थ्रो प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हुआ था टू ट्रीट द हिर्शस्प्रंग डिजीज़ कंडीशन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट है उसको हम डाइसेक्ट करते हैं डाउन टू द सिग्मॉइड कोलोन, और जो रिमेनिंग रेक्टम हमारे पास जो फंक्शनल प्रॉपर है तो उसके साथ एक ऑब्लिक फॉर्म में एनास्टोमोसिस करके वहाँ पे परफॉर्म करते हैं बिटवीन द नॉर्मल कोलोन और जो लो रेक्टम पोर्शन हमारे पास होता है। ये मैं आपको इमेज की हेल्प से दिखाती हूँ। स्वेंसन प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो पिक्चर है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये हमारे पास जैसे ABCDE ऐसे मेंशन किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने शेड जो एरिया हमारे पास किया है तो ये हमारे पास एक ऐसा पोर्शन है जो हमें यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये इन्होंने यहाँ से इसको रिमूव किया। आप देख सकते हैं दोनों एंड्स के बीच से पोर्शन रिमूव हो चुका है इन B जो पिक्चर शो की है, और C में अब हम इसको देख रहे हैं कि हमें इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है लो रेक्टम के साथ, जो हमारा अपर जो एक फंक्शनल कोलोन का जो पोर्शन रिमेनिंग हमारे पास है नॉर्मल कोलोन का, तो इसको डायरेक्ट एंड टू एंड ना करके इसको ऑब्लिक करके परफॉर्म करते हैं और इसकी एनास्टोमोसिस करते हैं। D में आप देख सकते हो ये ऑब्लिक साइड से किया हुआ है और E में हमें ये नॉर्मल पोजीशन में लग रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्वेंसन प्रोसीजर। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूमेल प्रोसीजर। ड्यूमेल प्रोसीजर फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था 1956 में एज अ मॉडिफिकेशन टू द स्वेंसन प्रोसीजर की ही मॉडिफिकेशन में इसको लिया गया था। और इसका भी की पॉइंट जो हम देखें इसकी सर्जरी में दैट इज़ यहाँ पे रेक्टल अप्रोच यूज़ किया गया था, और यहाँ पे मेन यही था कि सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है हमारे पास एक गैंग्लियोनिक रेक्टम का वो हमें यहाँ पे रिटेन करके रखना है।
एंड ए गैंग्लियोनिक बॉल इज रिसेक्ट किया हमने उसको, जैसे हमने स्वेंसन में किया था, टू द रेक्टम एंड द रेक्टम इज ओवर स्विन। सो हम कर देते हैं, जो प्रॉक्सिमल बॉवल होगा उसको हम नीचे लेके आएंगे थ्रू द रेट्रो रेक्टल स्पेस, जो रेक्टम और सैक्रम के साइड से लेके आते हैं, और वहाँ पे फिर हम इसको एंड टू एंड अनास्टोमोसिस करते हैं। बट ये एंड टू एंड नहीं हुआ, एंड टू साइड हुआ। जैसे स्वेंसन में भी ऑब्लिक करके किया था, वैसे ही ये भी साइड से हो रहा है, बट ये यहाँ पे हमारे पास रेक्टम और सैक्रम के स्पेस के साइड से हो रहा है। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में, ये आप देख सकते हो। फर्स्ट जो था वो स्वेंसन के लिए था, सेकंड जो है वो ड्यूमेल में आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने किया, जैसे हमने वो जो गैंग्लियोनिक पोर्शन था, एक गैंग्लियोनिक पोर्शन था, उसको हमने वहाँ से कट डाउन किया, और जो प्रॉक्सिमल बॉवल जो पोर्शन है हमारे पास, उसको हम लेके आए रेट्रो रेक्टल स्पेस के थ्रू, बिटवीन द रेक्टम और सैक्रम साइड से, आप देख सकते हो वहाँ से लेके आ रहे हैं, और फिर हमने उसको एंड टू साइड से अनास्टोमोस किया। ये देखो आप लास्ट में देख सकते हो, ई में डी एंड ई। सो अगर आप डी पोर्शन देखेंगे 1 और 2 स्वेंसन और ड्यूमेल का, तो आपको डिफरेंस क्लियर होगा। ऑब्लिक में वो रेक्टम का ही थोड़ा साइड से लेके आए हैं इन केस ऑफ स्वेंसन, और ड्यूमेल प्रोसीजर में बिल्कुल साइड से लेके आए हैं, ऊपर से उसको बिल्कुल क्लोज किया है रेक्टम का जो अपर एंड यहाँ पे किया है, और बिल्कुल साइड से लेके आए हैं इन थ्रू द रेक्टम एंड सैक्रम पोर्शन से। सो आई होप ये दोनों प्रोसीजर्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी सोव प्रोसीजर। सोव इज एंडोरेक्टल प्रोसीजर हम इसको कहते हैं, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1960s एंड कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ द रेक्टम एंड पुलिंग द गैंग्लियोनिक बॉवल थ्रू द ए गैंग्लियोनिक मस्कुलर कफ ऑफ द रेक्टम। सो जो भी हमारे पास गैंग्लियोनिक बॉवल जो मतलब अपना फंक्शन में है, वो बॉवल पोर्शन को हम ए गैंग्लियोनिक का पूरा अंदर से जो मसल जो फंक्शन में नहीं था, वो पूरा वहाँ से रिमूव करके फिर सेंटर से लेके आते हैं। द ओरिजिनल ऑपरेशन डिड नॉट इंक्लूड अ फॉर्मल एनास्टोमोसिस, जो ओरिजिनली था स्टार्टिंग में सोज प्रोसीजर में, बट नाउ डेज इसमें हमने उसको एंड टू एंड एनास्टोमोसिस के साथ इसको थोड़ा सा रिफ्रेम किया गया है। मैं अभी आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे से हमारा जो बीच का जो पोर्शन था वो हमने कट कर दिया, रिमूविंग द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ द रेक्टम एंड पुलिंग द गैंग्लियोनिक बॉवल। तो हमने इसको नीचे को पुल कर रहे हैं, आप देख सकते हो सी पार्ट में ये हम इसको पुल किया और बीच में से लेके आ रहे हैं। एंड टू एंड एनास्टोमोसिस इज नॉट देयर, एंड टू एंड हमने किया बट उतना एग्जैक्टली नहीं है कि अदरवाइज हम रेक्टम के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही उसको अटैच कर देते, हम बिल्कुल लोअर पोर्शन पे लेके आए सेंटर के थ्रू, ठीक है। सो अभी जो मॉडिफाइड प्रोसीजर हुआ है उसमें हम ये प्राइमरी एनास्टोमोसिस करते हैं, एट द एनस पे कर रहे हैं, नॉट एट द जो टॉप पोर्शन इसका जो रेक्टम का हमने लिया वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, रेक्टम के बीच में से इसको लेके आ रहा है, बिल्कुल एनस के पास लाके उसको एनास्टोमोसिस इसकी परफॉर्म की जा रही है। सो आई होप आपको तीनों प्रोसीजर क्लियर हुए होंगे, स्वेंसन, ड्यूमेल एंड सोव टेक्निक जो हम इसमें यूज़ करते हैं। सो इसकी और पिक्चर्स हैं, यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? पोस्ट ऑपरेटिव एंटीरोकोलाइटिस विद द स्वेंसन प्रोसीजर के थ्रू हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया, इनकॉन्टिनेंस एंड एनास्टोमोसिस लीकेज एंड इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, पैल्विक अब्सेस, वुंड इन्फेक्शन। तो जो भी सर्जरी परफॉर्म होती है उसके साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं, नो डाउट, बट हमें उनको देखना है और उतना ही टाइम पे उसको प्रॉपर्ली ट्रीट और मैनेज करना है। स्टोमल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, रेट्रोवेसिकल फिस्टूला, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, परसिस्टेंट गैंग्लियोनोसिस, मोटिलिटी डिसऑर्डर एंड इंटरनल स्फिंक्टर एकैल्सिया। Functional megacolon may be present due to stool holding behavior and incontinence may be the result of abnormal sphincter function की वजह से हो सकता है, and decreased sensation हो सकती है। सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से हम सेंसेशन फील ना हो, लेटर ऑन जब पर्सन ठीक हो जाता है फिर फील ना हो कि अभी मेरा जो है वो फुल ऑन उसको प्रेशर जो अर्ज एक फील होती है स्टूल पास ऑन करने की वो ना हो, और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, कैन टू द कॉन्स्टिपेशन। Prognosis: as expected, patients with the associated trisomy 21 tend to have
पुअर क्लिनिकल आउटकम्स। तो जिनको इसके साथ अलॉन्ग विद द हिस्पंग डिजीज अगर पेशेंट को और प्रॉब्लम्स है, एज दे मैंशन दैट देयर इज अ चांसेस टू बी एसोसिएटेड ट्राइसोमी 21 हो सकता है, तो वहाँ पे इसकी पुअर क्लिनिकल आउटकम्स रहती हैं। एंड इन जनरल मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट विद हिस्पंग डिजीज हैव सेटिस्फैक्टरी आउटकम्स, although many patients may have disturbances of bowel function for several years before developing the normal continence जो है स्टूल पास करने का, वो डेवलप करने से पहले कुछ साल तक जो है वो पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है नॉर्मली स्टूल को पास ऑन करने के लिए। So next is the nursing management. So we have to assess with the history. We have to take the family history. In that we have to check the feeding habits, whether it may be good or poor, fizziness, irritability, descended abdomen है, sign of undernutrition, bowel habits of the neonate or the child, frequency of the bowel movement, character of stool, onset of constipation, medical history, clinical presentation. And nursing diagnosis we have fluid electrolyte imbalance, altered bowel pattern, potential to develop the complications due to the disease condition and the surgery, and altered nutrition pattern, altered self body image due to the colostomy, and a knowledge deficient of the parent due to the disease condition or feeding modification जो हम करेंगे after that surgery, and abdominal distension due to the obstruction. So the nursing interventions, in case of pre-operative preparation, we have to take the informed consent and check the nutrition status. A child who is malnourished may not be able to withstand the surgery until the physical status improves. So low fiber, high calories and high protein diet is to be given to the patient, and in severe cases of the malnutrition, total parenteral nutrition can be given. Psychological preparation के लिए we have to explain the disease properly to the parents of the patient and use charts, diagrams, models to explain the problem in the working of the bowel, and demonstrate pictorially the surgical procedure to the parents. And older child is to be prepared emotionally for a colostomy, and because the colostomy represents a change in the body function, so the nurse should investigate the caregiver's previous knowledge of the procedure. And family members may have misconceptions regarding the colostomy, so we have to prepare them. And a temporary colostomy also indicate that a future surgery will be done to close it, so the capabilities of the parent to afford it at that time need to be seen कि वो later on भी उसको afford कर सकते हैं, कि हम पहले temporary करते हैं, फिर वो surgery करते हैं, फिर उसको हम later on close भी करते हैं. Bowel preparation, no need to prepare bowel in newborn as the gut is sterile, and patient is kept on NG to administer gradually to empty the bowel, and to administration of systemic antibiotics and rectal irrigation. The rule of 8-6-4-2 is followed, that is nothing solid 8 hours before surgery, no formula 6 hours before surgery, and no breastfeed 4 hours before surgery, and nothing at all before 2 hours before the surgery. So this is the 8-6-4-2 जो रूल हम फॉलो करते हैं पेशेंट के लिए. डाइट के लिए द पेशेंट शुड हैव नथिंग बाय माउथ बिफोर द ऑपरेशन, एंड इंस्टीट्यूट ट्यूब फीडिंग और फॉर्मूला ब्रेस्ट मिल्क once bowel function resumes, and high fiber diets and diets containing fresh fruits and vegetables may optimize the post-operative bowel function in certain patients. Ongoing management के लिए, because the progressive distension of the abdomen is a serious sign, so abdominal circumference is measured with a paper tape measured at the largest diameter, usually at the level of the umbilicus, and the point of the measurement is marked with a pen to ensure its reliability. Now, after the surgery, post-operative management we have to done. So the infant is given nothing by mouth and have NG tube to suction, and intake and output including NG tube loose or stool from the ostomy are measured, and to prevent contamination of the wound with urine of the baby, the diaper must be pinned below the dressing, or the urethral catheterization can be done. IV fluids are to be given to maintain adequate hydration and electrolyte balance. और हम इसमें abdominal assessment भी करेंगे to monitor the return of the bowel sounds, passage of the stool, which will indicate when the oral feeding can be started. Regular colostomy care to be done with the following aseptic guidelines. Ongoing education हमें करना चाहिए बच्चे का, उसके केयर गिवर्स का, रिगार्डिंग द ऑस्टोमी केयर
और सो दैट कि वो डिस्चार्ज होने से पहले ऑस्टोमी केयर सीख जाएं. एंड द नर्स शुड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच पीस ऑफ द इक्विपमेंट, ड्रेसिंग फीचर्स जो भी हैं, सो दैट वो अच्छे से हैंडल कर सकें मूव करते टाइम भी. और लेंथ कितनी होती है ट्यूबिंग की, और उसके जो भी हैं IV साइड्स, टेप, सब अच्छे से सिक्योर करना है. एंड पेरेंट्स शुड बी एनकरेज्ड एंड असिस्टेड इन होल्डिंग एंड कंफर्टिंग देयर चाइल्ड. Involve the child and the parents in the dressing change as this will increase their confidence. और वो प्रिपेयर होंगे, उनके स्किल्स इंप्रूव होंगे, सो दैट वो लेटर ऑन बच्चे की केयर कर सकते हैं. Explain them about the procedure of skin care and change of appliances and the frequency of the care, control of odor और साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं. अगर उनको लगता है कि रिबन लाइक स्टूल बच्चा पास कर रहा है, एक्सेसिव डायरिया हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं. और सम टाइम फैमिलीज रिक्वायर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एडिशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सो वो भी हमें उनको देना है, या सोशल वर्कर के थ्रू उनको रेफ़र कर सकते हैं पेरेंट्स को. और रेफरल to home health care agencies for home nursing visits can meet the need of additional supervision of the care. और reinforcement करेंगे बच्चे की, उसके पेरेंट्स की, उनको एजुकेट करेंगे और सपोर्ट करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक हिट्सप्रंग डिजीज़. आई होप आपको समझ में आया होगा. ऐसे ही और वीडियो लेक्चर सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं SS Pediatrics. एंड प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियोज़. थैंक यू.